विंटर 1822 है, ठीक है जी, विंटर 1822 कर रहे हैं। अच्छा पेपर है, इसमें काफी सारे इसमें मुश्किल सवाल हैं, काफी सारे, ठीक है जी, तो वो हमें देखने हैं। A golfer strikes a ball so that it leaves horizontal ground with a velocity of 6 meter per second at an angle theta to the horizontal as listed in figure 1.1। तो 4.8 मीटर पर सेकेंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड से ये भेजा जाता है एट एन एंगल ऑफ थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। Supposedly this must be following some projectile motion, definitely, ठीक है। अच्छा, the magnitude of the initial vertical component Vy of the velocity is this. Assume that air resistance is negligible. Show that the magnitude of the initial horizontal component of the velocity is 3.6 meters per second. कैसे दिखाऊं horizontal component 3.6 आ रहा है? अच्छा, तो दो तरीके हैं, ठीक है जी, दो तरीकों से दिखाया जा सकता है। एक तरीका तो ये है फर्स्ट फाइंड एंगल फ्रॉम वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, एक तरीका अब्दुल हादी ने दे दिया। अब्दुल हादी ने दिया एक आइडिया दिया, उन्होंने पहली अप्रोच दी कि आप क्या करो, आप ये करो कि आप एंगल ढूंढ लो यूजिंग दी वर्टिकल कंपोनेंट। हमें पता है ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा 6 sin थीटा, राइट। सो अब्दुल हादी सेज यूज 6 sin थीटा एंड देन यू नो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, उसकी वैल्यू आ रही है 4.8, ठीक है जी। तो इस तरीके से करते हुए आप क्या कर लो, थीटा निकाल लो जो होगा साइन इनवर्स ऑफ 4.8 अपॉन 6। बिल्कुल सही है। व्हाट इज द एंगल दैट वी आर गेटिंग 53.13, ठीक हो गया, 53.13 डिग्रीज ये हमारा एंगल आ रहा है। एंड देन यू कैन से अच्छा ये vx वाला कंपोनेंट होगा 6 cos थीटा, तो देन लेट्स यूज 6 cos थीटा। तो 6 cos थीटा विल इक्वल्स टू vx। तो उधर से देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। 6 cos आंसर, तो यस 3.6 एग्जैक्ट आ रहा है vx, परफेक्ट, ठीक है जी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा ये vx आ गया, हमने ये दिखा दिया। अच्छा, एक तरीका तो ये था, ठीक है जी, कोई ये करता है इससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दूसरा वाला तरीका करता है उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दी अदर तरीका इज यू कैन ऑल्सो यूज पाइथागोरस थ्योरम। ये हाइपोटेन्यूज, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। सो बेसिकली ये होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसका हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है 6। उसका हाइपोटेन्यूज ऐसा है 6। उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैसा है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट 4.8 का है, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोल रहे हैं वो ढूंढ दो। तो वो कैसे ढूंढेंगे हम, वी नो दैट 6 स्क्वायर विल इक्वल्स टू 4.8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर से एक्स आ जाएगा आपके पास वंस अगेन, सॉरी वी एक्स स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर, तो इधर से आपके पास वी एक्स आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 3.6 मीटर्स, ठीक है जी, मीटर पर सेकेंड, जो भी वॉट एवर जो भी हमें दिखाना। चलिए आगे चलो, अब आ जाते हैं इधर। The ball leaves the ground at time t equals to 0 and reaches its maximum height at t equals to 0.49 seconds, ठीक है जी। लीव करती है बॉल एट टाइम t equals to 0 और मैक्सिमम हाइट रीच करती है 0.49 सेकेंड्स पे। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट पे ऐसा क्या होता है कि इसको हम मैक्सिमम हाइट बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट पे क्या चीज जो है उसकी बड़ी सिग्निफिकेंट वैल्यू आती है? कोई चीज अगर ऊपर जा रही है प्रोजेक्टाइल मोशन में, फिर व्हाई डू आई कॉल दिस हाइट एज द मैक्सिमम हाइट? कोई अगर ऊपर से फिर नीचे आना शुरू होती है, फाइनल वेलोसिटी जीरो। सो यस, द मैक्सिमम हाइट पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाती है, वो हो जाती है जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फिर भी है, प्रोजेक्टाइल मोशन है ये, ठीक है। ऑन फिगर 1.2 स्केच सेपरेट लाइंस टू शो द वेरिएशन विद टाइम t until the ball returns to the ground of the vertical component of the velocity, label this line y। तो गिवन दिस इंफॉर्मेशन सारी यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है जी। पीछे कुछ पेज पे लिखा हुआ है कि लेट मी जस्ट ऑल्सो प्लॉट दैट डाउन। 4.8 ये था और 3.64। तो टाइम t इक्वल्स टू 0 पे जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी वो थी 4.8, और इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो थी वो थी 3.6, ठीक है जी। तो ये कहानी है आप लोगों के पास इनिशियल वर्टिकल और फाइनल, इनिशियल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्पीड्स और फाइनल वर्टिकल स्पीड है कौन सी, 0.49 सेकंड्स पे। सो हाउ डू आई ड्रॉ द लाइन फॉर द वर्टिकल वेलोसिटी? जो वर्टिकल वेलोसिटी वाली लाइन होगी ये कर्व होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन होगी या वर्टिकल लाइन होगी या स्लांटेड लाइन होगी, क्या होगी क्या नहीं होगा? अच्छा जी, सो यू नो दैट आपके टाइम की कुछ जीरो पे आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है दैट विल बी 4.8। तो आपको पता है यहां पे होगी आपका 4.8 वाला पॉइंटर जीरो पे, एंड देन आपके पास जो है वो क्या होना है, आपके 0.49 सेकंड्स पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जानी है। 0.49 सेकंड्स पे यानी तकरीबन यहाँ पे आपकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जानी है। नाउ सिंस योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, 9.81 इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये जो वर्टिकल वेलोसिटी वाले ग्राफ बनेगा इसका ग्रेडियंट भी
कांस्टेंट होगा, सो इट मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। तो ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन। ठीक, चलिए ये बन गई हमारी स्ट्रेट लाइन। लेट्स लेबल दिस लाइन वाई। सो दिस इज लाइन वाई। एंड नेक्स्ट क्या है आपके पास, vx है ऑफ द वेलोसिटी। vx क्या था, वो ux जो था वो 3.6 था। ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन ये वेलोसिटी चेंज नहीं करती है, तो उसका मतलब क्या है, हमें 3.6 पे एक कांस्टेंट लाइन 3.2 3.4 3.6 उस पे हमने कांस्टेंट लाइन बना देनी है, और उसको क्या करना है, इसको लेबल कर देना है एज x। ठीक है जी। एनी प्रॉब्लम्स विद द ग्राफ्स? क्लियर हो गए ग्राफ्स? आगे चलते हैं ऑन दिस। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल। ठीक है जी। सो हाउ डू आई कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल? एरिया अंडर ग्राफ, वेरी गुड। अच्छा, एरिया अंडर ग्राफ, यू कैन आल्सो यूज एरिया अंडर ग्राफ, यानी मतलब आप इस ट्राइंगल का एरिया अंडर ग्राफ निकाल लो। एक तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस्तेमाल करो। एस निकालना है, यू भी पता है, टी भी पता है, ए भी पता है, सब कुछ पता है। या तीसरी चीज, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस लगा दो। वी स्क्वायर भी पता है, यू स्क्वायर भी पता है, ए भी पता है, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो देयर इज दीज थ्री अप्रोचेस। सो एमन मिसबा ने हमें बोला कि एरिया ग्राफ से दिखा दें, तो हम एरिया ग्राफ से दिखा देते हैं। ठीक है जी। बट एरिया ग्राफ में हो सकता है कि यू इतनी कोई खास वो ना है, लेकिन हम फिर भी लेट्स जस्ट सॉल्व इट थ्रू एरिया ग्राफ। लेट्स जस्ट ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस लेट्स जस्ट यूज द एरिया ग्राफ। एक काम करते हैं, हाँ, आई एम जस्ट गोइंग टू शेड इट ओवर हियर। ठीक है, मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है जी, लेकिन दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द डायग्राम। ठीक है, तो इसको कुछ और लेवल वेबल नहीं कर देना, पार्ट ऑफ द डायग्राम नहीं है। सो लेट्स यूज एरिया। और एरिया किस चीज का, एरिया होगा हमारा ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है जी। नाउ आई एम यूजिंग दिस वन। ठीक है जी, ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूँ बिकॉज आई डोंट नो वो जो मैंने आगे का बनाया है इतना आगे, आई हैव नो आइडिया जो है वो कहां तक होगा। अच्छा, एक बात उन्होंने बोली है, मैं एक मिनट दिमाग से निकल गया इधर। ऑन फिगर 1.2 स्केच सेपरेट लाइंस टू शो द वेरिएशन विद टाइम टी अंटिल द बॉल रिटर्न्स टू द ग्राउंड ऑफ। अच्छा जी, ग्राउंड पे कब पहुंचेगी बॉल, अगर 0.49 सेकंड उसको ऊपर जाने लगे तो 0.49 वापस नीचे आने में लगेंगे, तो 0.98 सेकंड्स तक बस मैंने ये लाइन बनानी है। सो ठीक है, हमारी लाइन 0.98 तक ही बनेंगे बस। ठीक है, उसका मेक श्योर करना था, 0.98 तक ही बनाएंगे हम इस लाइन को। इसको भी बस 0.98 तक ही बनाते हैं, क्योंकि इधर तक वो पहुंच जाएगी, वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। अब उस पे ठीक है, लेकिन खैर उसमें कुछ खास इसमें नहीं है, बहुत ही कम था वो। ठीक है, बहरहाल लेट्स यूज द एरिया ग्राफ। अच्छा, एरिया ग्राफ आई एम यूजिंग फ्रॉम टाइम टी को जीरो से लेके यहाँ तक का। ठीक है जी, मैं और कोई इस्तेमाल नहीं करना, मैं टाइम टी को जीरो से लेके यहाँ तक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मे भी हो सकता है ग्राफ जो है वो ग्राउंड तक पहुंचने का नहीं होता, आप ये भी इस्तेमाल, ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हो सकता है ये नहीं होता। जस्ट मेक श्योर कौन सा वो है जो ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक असल में है। ठीक है, सो लेट्स यूज दैट। हाफ बेस क्या थी हमारी, हमारी बेस थी वो टाइम, टाइम था 0.49। और हाइट क्या थी हमारी, हाइट हमारी थी 4.8, जिससे हमने, जिस वेलोसिटी से हमने स्टार्ट किया था। सो व्हाट इज आवर आंसर कमिंग आउट एज, इज इट 1.176? 1.176। ठीक है जी। सो हम क्या कर लेते हैं, वी रेड ऑफ वैल्यूज, इधर टू सिग्निफिकेंट रीड ऑफ कर सकते हैं, बस टू सिग्निफिकेंट तक ही आंसर देते हैं, 1.2। ठीक है जी। सो 1.2 हमने ये लिख दिया। अब आ जाओ इधर। फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड टू इट्स मैक्सिमम हाइट, डिटरमिन द रेशियो काइनेटिक एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट अपॉन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, तो ये कैलकुलेट कैसे होगा, ये कैलकुलेट होगा यूजिंग हाफ एम वी स्क्वेयर अपॉन एम जी एच। ठीक है। अच्छा, नाउ एम बॉल का कहीं ना कहीं दिया हुआ होगा। ठीक है, जी तो हमें वैसे ही पता है, एम दिया हुआ था बॉल का कहीं ना कहीं। लेट्स सी, एम दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था। अच्छा, आई बिलीव नहीं दिया हुआ था, बट गुड थिंग इज ये एम और एम ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो उसका मसला नहीं है, उसकी टेंशन नहीं है हमें। टेंशन किस बात की है, जी भी पता है, एच भी पता है, एच निकाल लिया हमने अभी। ठीक है, मुझे बताओ मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी जीरो नहीं होती, तो इधर आंसर जीरो नहीं आ जाएगा डायरेक्ट? यस, vx कंपोनेंट, सो देयर स्टिल विल बी द vx कंपोनेंट, तो उसकी वजह से अभी भी वेलोसिटी होगी, तो विल पुट इन दिस 3.6। ठीक है जी। सो लेट्स पुट इन हाफ and then 3.6 square upon 9.81 and that into 1.2. What is the answer that we are getting? ठीक है, I am getting a 0.55. ठीक है जी, I am writing this down to two significantly 0.55। ठीक है जी, 4 मार्क्स इसके दिए में, बस ये कैलकुलेट करने के। वियर्ड
ठीक है, इसको हम इसलिए नहीं देते। अच्छा, इन प्रैक्टिस सिग्निफिकेंट एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स ऑन द बॉल, हमने तो एयर रेजिस्टेंस अभी तक निग्लेक्ट कर रहे थे, ठीक है जी, वो बोल रहे हैं हकीकत में एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है बॉल पे, ठीक है जी, और काफी सारी एक्ट करती है। एक्सप्लेन व्हाई द एक्चुअल टाइम टेकन फॉर द बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट is less than the time calculated when air resistance is assumed to be negligible। तो ऐसा क्यों होता है कि जब एयर रेजिस्टेंस होती है तो बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पे जल्दी पहुंच जाती है? व्हाई इज दैट? व्हाई डज द बॉल रीच इट्स मैक्सिमम हाइट व्हेन जो है पहले व्हेन देयर इज एयर रेजिस्टेंस? सो ऐसा क्यों होता होगा? व्हाई डू यू टेक लेस टाइम टू रीच योर मैक्सिमम हाइट जब एयर रेजिस्टेंस है? अच्छा चलो लेट्स डिस्कस दिस, ठीक है। एमन का इशू कर रहा है बहुत ज्यादा नेट बार बार, ठीक है, वो हो जाएगी हमारे लिए प्रॉब्लम। अच्छा, लेट्स से कि अभी ये जो बॉल है, ये वाली जो बॉल है, ठीक है जी, लेट्स से दिस वाज अ बॉल, ये अभी हमने लॉन्च करी है इन एन एनवायरनमेंट जिसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है जी। पहला डिस्कस कर रहे हैं जब एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो फिर क्या हो रहा है। तो हमने लॉन्च करी, तो ये लॉन्च करती है और ये ऐसे जाती है और ऐसे आ जाती है, ठीक है जी। ये है हमारा विदाउट एयर रेजिस्टेंस वाला केस, ठीक है जी। सो इसमें यू डू नॉट हैव एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, सो जब एयर रेजिस्टेंस नहीं होती है तो द मोस्ट सिग्निफिकेंट फोर्स एट ऑल टाइम्स इज द वर्टिकल वेट, ठीक है जी। सिर्फ वो वर्टिकल वेट होता है विच इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, ठीक है जी। मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, बहुत सारी जगह बना देते हैं एंड लेट्स जो है डू दिस, ठीक है जी। तो ये होता है हमारे पास, ठीक है। नाउ लेट्स से कि देयर इज एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट, ठीक है जी। तो आई एम गोइंग टू जस्ट पिक अप दिस डायग्राम ताकि हम उसी लिहाज से देख लें कि एयर रेजिस्टेंस से असल में फर्क पड़ता क्या है। सो दिस वाज विदाउट एयर रेजिस्टेंस एंड दिस आई एम गोइंग टू कॉल विद एयर रेजिस्टेंस। सो दिस इज विद एयर रेजिस्टेंस। अच्छा, विद एयर रेजिस्टेंस में क्या होता है? विद एयर रेजिस्टेंस में ये होता है कि लेट्स फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल ये हटा देते हैं and I was going to remove these and this and this। अच्छा, एंड ये भी थोड़ा सा हटा लेते हैं। अच्छा, विद एयर रेजिस्टेंस में ये होता है कि बॉल जो है वो यूं जाती है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस हैपेंस, ठीक है। दो चीजें होती है, एक तो ये चीज होती है कि इट डज नॉट रीच एज मैक्सिमम ऑफ अ हाइट, पहली बात ये। दूसरी बात ये, इट डज नॉट ट्रैवल एज मच ऑफ अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आइदर, ठीक है। अगर शेप के ऊपर बात करोगे तो शेप कैसा है? शेप ऐसा है कि ये पूरा प्रॉपर इज लाइक, इट्स लाइक अ पूरा प्रॉपर पैराबोला, पूरा प्रॉपर पैराबोला है। ये वाला पैराबोला एक जगह से तो ठीक है, दूसरी जगह से ये पैराबोला पिचक गया, इस ये हुआ एयर रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है जो हमें याद रखनी है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, ना इसको समझेंगे कैसे? इसको ऐसे समझना है कि यू ऑब्वियसली नो कि यहाँ पे कोई ना कोई वीएक्स कंपोनेंट है, यहाँ पे कोई ना कोई वीएक्स कंपोनेंट है, यहाँ पे कोई ना कोई वी वाई कंपोनेंट है, ऑब्वियसली डेफिनेटली, ठीक है। सिमिलर कहानी हर पॉइंट्स पे ही होती है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ था एंड देन आगे जाते हुए यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही होगा, ठीक है जी। सो ऐसा कुछ चल रहा है हमारे पूरे मोशन। अच्छा, ना वी नो कि जब हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है एयर रेजिस्टेंस एयर में, तो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करेगी। और एयर रेजिस्टेंस कैसे एक्ट करती है? एयर रेजिस्टेंस एक्ट करती है ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। तो एक इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से एक एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है जो इधर पीछे रोकने की कोशिश कर रही है इसको, और एक इस एयर रेजिस्टेंस की वजह से एक वर्टिकल एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, इस वर्टिकल वेलोसिटी से एक एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है तो नीचे की तरफ जा रही है, राइट। और वेलोसिटी के हमेशा ऑपोजिट। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी यही कहानी है एंड इधर भी डाउनवर्ड्स है, ठीक है जी। तो ये इधर ड्रैग फोर्स इधर इधर भी है और ड्रैग फोर्स जो है वो इधर इधर भी होगी, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम आती है इस बात से, ठीक है जी। नाउ लेट्स ट्राई टू जस्टिफाई हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं यूजिंग ड्रैग फोर्स। वेट वहीं का वहीं, वेट अभी भी वैसा ही एक्ट कर रहा है, ठीक है जी। आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस डायग्राम एंड इसी को पेस्ट कर रहा हूं। सो ये वेट वैसा का वैसा ही अभी भी वहीं से ही एक्ट कर रहा है। अच्छा, नाउ देखो, बॉल ऊपर जा रही है, ठीक है जी। बॉल ऊपर जा रही है, पहले उस पे सिर्फ उसका वेट एक्ट करता था, राइट। यानी उसकी स्पीड ऊपर की तरफ जो थी वो हमेशा 9.81 से डिक्रीज होती थी पर सेकेंड, ठीक है। 9.81 से हम डाउनवर्ड करते थे हर सेकेंड में,
अभी क्या मसला है, अभी ये मसला है अब 9181 नहीं है, अब ज्यादा एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड्स। व्हाई? बिकॉज एक डाउनवर्ड एफडी और डब्ल्यू दोनों मिल गए, और दोनों मिल के वो एक्सेलरेशन उन्होंने बढ़ा दी है, जिससे बॉल डिसेलरेट हो रही है ना। तो बॉल पहले ही जीरो स्पीड पहुंच जाएगी, बॉल विल नॉट रीच एज मैक्सिमम ऑफ अ हाइट। पहली बात तो ये। दूसरा ये क्योंकि बिकॉज यहाँ पे डाउनवर्ड एक्सीलरेशन ज्यादा है, तो उसकी वजह से द बॉल विल हैव इट्स वर्टिकल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट जीरो जल्दी। मैक्सिमम हाइट क्या होती है? मैक्सिमम हाइट वो होती है जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो जाती है। तो पहले ही ये बॉल वर्टिकल वेलोसिटी अपनी जीरो कर देती है बिकॉज ऑफ द ग्रेटर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन। और दूसरी बात ये कि ये पैराबोला क्यों पिचक जाता है? पैराबोला इसलिए पिचकता है क्योंकि देखो, एक तुम यूं जा रहे थे, ठीक है, अब इस ग्राफ में यू हैव अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट ऑल टाइम्स। यहां पे भी थी, यहां पे भी थी, यहां पे भी थी, यहां पे भी थी, और यहां पे भी थी। हर जगह थी, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो उसकी वजह से जो शेप था ग्राफ, जो शेप था वो पैराबोला का, वो इस तरह से दोनों जगहों से स्लांटेड उठा है, एंड इट एंडेड स्लांटेडली। ठीक है जी, मतलब इट वाज स्लांटेड। मैंने यूं नहीं दिखाया, मैंने फ्लैट नहीं करके दिखाया, मैं दिखा रहा हूं अभी भी रेट चेंज है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में। ठीक है जी। इधर मसला क्या है? इधर मसला ये है क्योंकि ड्रैग फोर्स एक्ट कर रही है पीछे की तरफ, तो वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट को भी कम 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 करते करते जीरो कर देती है। इवेंचुअली बॉल के साथ ये होता है कि बॉल आगे जिस स्पीड से जा रही थी वो कम हो जाती है, बहुत ज्यादा हो सकता है किसी केस में जीरो भी हो जाए। तो इधर ये होता है कि बॉल जिस स्पीड से आगे जा रही थी वो जीरो होते हो, वो कम होते 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 तकरीबन समझो जीरो ही हो जाती है। तभी ये बॉल फिर आगे नहीं जा रही थी, फिर अब बस नीचे गिर रही है। इधर क्या नजर आ रहा है? हमें सिर्फ नीचे गिरती हुई नजर आ रही है। सो दिस इज वाई द पैराबोला भी क्यों पिचक जाता है। ठीक है, सो लेट्स पुट आर डिस्कशन इन वर्ड्स। हमें सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी वाला डिस्कस करना है, मैंने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन समझा दिया विद एयर रेजिस्टेंस। तो एज देयर is a drag force acting opposite to the motion of the ball, the downward force and hence acceleration increases on the ball, and it reaches या फिर and its vertical velocity becomes zero in less time. Vertical velocity becomes zero in less time. अब इधर आ जाते हैं। द किलोग्राम, मीटर एंड सेकंड आर ऑल एसआई बेस यूनिट्स, स्टेट टू अदर एसआई बेस यूनिट्स। तो कौन से दो और एसआई बेस यूनिट्स हैं विच वी कैन स्टेट ओवर हियर? एम्पेयर, ठीक है जी, एक एम्पेयर आ गया, केल्विन, परफेक्ट। सो एम्पेयर और केल्विन, और भी बच्चों को याद होंगे तो मोल भी सही है इधर का, और चौथा कैंडेला भी सही है जो लाइट इंटेंसिटी का है। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास क्या चीज, सारी चीजें। अच्छा, अब इधर आ जाओ। A uniform beam AB of length 6 meter is placed on a horizontal surface and then tilted at an angle of 31 degree to the horizontal as shown in figure 2.1. तो ये कोई यूनिफॉर्म बीम है। यूनिफॉर्म का मतलब वेट एक्ट्स फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है जी। और लेंथ 6 मीटर है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया और इस तरह से हमने 31 डिग्री पे टिल्ट किया हुआ है। The beam is held in equilibrium by four forces that act all in the same plane. ठीक है, कौन कौन सी फोर्सेस है? एक ये वेट W है, एक ये 90 न्यूटन की फोर्स है, एक ये Y है, एक ये X है, जो इधर इस पॉइंट से एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द बीम और ब्ला ब्ला ब्ला, ये हमें सब हमने देख लिया डायग्राम में। स्टेट द नेम ऑफ फोर्स X। अगर ये फोर्स X ऐसे एक्ट कर रही है तो कौन सी टाइप ऑफ फोर्स होगी ये? Which type of force shall this be? So you have friction. So this shall be friction because Q, because this is two rigid bodies trying to move across each other, ठीक है, trying to slide off each other. So इसमें ये friction कहलाएगी। अच्छा ना, देखो कांटेक्ट पॉइंट पे हमने पहले भी डिस्कस किया है। आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव सीन, दोनों नए बच्चे हो खैर मेरे, तो हमने डिस्कस किया था। देखो कांटेक्ट पॉइंट पे दो फोर्सेस हैं जो कांटेक्ट की वजह से डेवलप होती है। एक है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसी होती है? नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ये वाली जो परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कांटेक्ट एक्ट करती है हमेशा। तो ये पूछते हैं ये डेफिनेटली नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है। देखो व्हाट आई एम सेइंग, आई एम सेइंग कि एक फोर्स है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है,
कॉन्टैक्ट फोर्स अपने ओन पे कोई फोर्स नहीं है। कॉन्टैक्ट फोर्स दो फोर्सेस का मजमुआ है, उसमें से एक जो है वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट है और एक जो है उसमें से है फ्रिक्शन। ये दोनों फोर्सेस हैं जो मिलके रिजल्टेंट जो कहलाता है इनका, वो फिर कॉन्टैक्ट कहलाता है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कैसी होती है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। ठीक है। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज मोशन। ठीक है जी, जिस तरीके का मोशन होना चाह रहा होगा उसको हमेशा अपोज करना चाहेगी। और कैसे डेवलप होती है ये डेवलप होती है जब टू ऑब्जेक्ट्स आर स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर या उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो। और दूसरी बात ये, कांटेक्ट के पॉइंट भी डेवलप होगी और पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट हमेशा मार्क होती है। ठीक है। ऑलवेज जैसे मोशन होगा उसको अपोज करने की कोशिश। अभी टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ मोशन है, जाहिर बात है, कोई चीज अगर मैं यूं खड़ी करता हूं, ठीक है, तो उसकी टेंडेंसी क्या है? उसकी टेंडेंसी ये इसका ये वाला जो कोना है, ये वाला जो एज पे लगा हुआ है, वो स्लाइड आउट करे, बाहर की तरफ स्लाइड आउट करे, राइट। तो उसकी जो फ्रिक्शन क्या होगी? डेवलप टेंडेंसी ऑफ मोशन ऐसे है आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन होगी पीछे की तरफ यू। इधर इन्होंने यही दिखाया हुआ है, ये फ्रिक्शन है पीछे तरफ जो उसको रोक रही है आगे स्लाइड आउट करने से, और एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। तो ये दो फोर्सेस मिलके क्या बनाती हैं? आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाती है। कॉन्टैक्ट फोर्स अगर उनको इस डायग्राम में दिखानी होती तो वो इन दोनों का फोर्सेस का रिजल्टेंट बना के दिखाए थे कुछ इस तरीके से। ये है हमारी कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है। बहरहाल इन्होंने दोनों को अलग करके बनाया। आई होप ये भी चीज क्लियर हुई हो और इस तरीके से हमारे साथ। अच्छा ना, यही मसला होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हाई यू कांट सॉल्व दीस क्वेश्चंस विद नेट फोर्स। ठीक है। तो रिकॉल करो, मैंने बताया हिंजेस वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें कांटेक्ट आ रहा हो किसी पॉइंट पे, तो मसला क्या होता है? ये कांटेक्ट फोर्स का कुछ हमें पता नहीं होता, राइट। द प्रॉब्लम इज ये हमेशा दो से बनी है। उसमें से एक तो हमें पता है, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है जो वर्टिकल होगी या परपेंडिकुलर टू सर्फेस होगी, वो तो हमें पता है। दूसरी है फ्रिक्शन, वो भी हमें पता है। ठीक है। मसला क्या आता है इस बात का? मसला ये आता है वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। जब हमें उन दोनों के मैग्नीट्यूड्स नहीं पता होते तो हम ये रिजल्टेंट भी नहीं बना सकते, ना उसका एंगल बता सकते क्या है क्या नहीं, जिसकी वजह से फिर उसको रिजॉल्व करें और फिर जो है वो फाइनली वर्किंग करें। तो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स इट इज ऑलवेज बेस्ट टू अज्यूम, जब भी कॉन्टैक्ट का पॉइंट हो और इन कॉन्टैक्ट की फोर्स के बारे में कुछ बताया नहीं हो, तो यहाँ पे हम पिवट रखते हैं और फिर मोमेंट्स के लिए सॉल्व करते हैं। और देख भी रहे होगे कि बाय टेकिंग मोमेंट्स अबाउट एंड बी कैलकुलेट द वेट W ऑफ द बीम। ठीक है। यू हैव टू बी वेरी शार्प इनफ, यू हैव टू बी एबल टू डिसाइड वेयर टू कीप योर पिवट। ठीक है। तो इस केस में कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां पे अक्सर हमेशा हम पिवट्स रखा करेंगे। ठीक है। तो पिवट हमने इधर रख लिया, बोल रहे हैं वेट W निकाल दो, वेट W निकाल लेते, हमारा क्या जा रहा है? जब हमने इधर कॉन्टैक्ट पॉइंट रख दिया, ये दो फोर्स हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इसको करना है और इसको करना है। लेट्स सी। अच्छा नाउ ठीक है, सो एक काम करते हैं, लेट्स रिजॉल्व दिस वेट। ठीक है जी, एक वेट का यू कंपोनेंट निकाल लेते हैं और एक वेट का यू कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है जी। तो एक ये होगा WX और ये होगा WY। अच्छा, लेट्स ऑल्सो ट्राई टू रिजॉल्व दिस, क्या कहते हैं, वेट टू। ठीक है जी। अच्छा, वेट को रिजॉल्व करने के लिए थोड़ी सी पहले देख लेते हैं, इससे पहले मैं और चीजें करूं। 31 डिग्री क्या दिया हुआ है? 31 डिग्री दिया हुआ है एंगल विद दी एंगल विद दी हॉरिजॉन्टल। ठीक है। दिस इज दी, जो प्लैंक का जो एंगल है विद दी हॉरिजॉन्टल, ये वो दिया हुआ। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर मैं इसका एंगल ऑफ दी वर्टिकल निकाल दूं, तो अगर हम वो निकालना चाहें, ये पता है पूरा 90 डिग्री होगा, तो 90 में से अगर मैं 31 निकाल दूं तो आई बिलीव ये एंगल आ जाएगा 59। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी अ 59। ठीक है जी। अच्छा 59 आ गया है, तो नाउ आई कैन रिजॉल्व दिस। अच्छा अब देखो, ये क्या निकाला है मैंने निकाला है एंगल विद दी वर्टिकल। ठीक है जी। तो प्लैंक का जो एंगल है विद दी वर्टिकल, वर्टिकल क्या है? वर्टिकल यही है ना, वेट इज वर्टिकल और एंगल ऑफ दी प्लैंक, तो दिस शैल आल्सो बी व्हाट? दिस शैल आल्सो बी 59 डिग्रीज। अब इसको आराम से रिजॉल्व कर सकते हो, एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है, तो रिजॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा W sin 59 और ये हो जाएगा W cos 59। ठीक है, ये एडजेसेंट वो ऑपोजिट। और अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा 90 जो है वो पूरे 6 पे अक्रॉस एक्ट कर रहा है, इसका जो वो है, दिस इज क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो 90 इज एक्टिंग अक्रॉस द होल 6, ये क्लॉकवाइज मोमेंट था। इसके ऊपर क्लिक भी लेते हैं, कहीं मार्क्स हमारे कट ना जाए। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स विल इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। तो 90 इंटू 6 एंड W sin 59 इंटू 3, क्योंकि यूनिफॉर्म बीम थी, सो
W sin 59 into 3. ठीक है, 3W sin 59 लिख लेते हैं. So let's calculate this out. 90 into 6 divided by 3 divided by sin 59. Are we getting 209? 209, 210 आ रहा है? ये आ रहा है? Yes. So the answer for W is I am getting 209.99 over here. ठीक है, I am rounding this off to 210. वो क्यों किया? Because 90 दिया हुआ था एक, तो ये तो एक सिग्निफिकेंट है, लेकिन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा. 6.0 मीटर्स और 31 डिग्री, तो इसलिए 2 सिग्निफिकेंट कर दिया. डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स x. अच्छा, फोर्स x ऐसी है, ठीक है, फोर्स x इज लाइक दिस. अच्छा, नाउ एक सेकेंड, फोर्स एक्स बोल रहे, सॉरी माय बैड, मैं फोर्स एक्स की जगह पता नहीं क्या बोल रहा हूँ. फोर्स एक्स ये रही फोर्स एक्स. ठीक है, तो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस. अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? लेट्स यूज नेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट. अच्छा, नेट फोर्स वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं. तो व्हाट कैन वी डू इज कि देखो W तो अभी फिलहाल एक काम करते हैं. चलो, आई होप यू गाइस, मैं इसको डायग्राम को चलाऊंगा ताकि एग्जाम में हम देख सके कि हम कैसे रियलाइज करेंगे. अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल है. हॉरिजॉन्टल अगर ये ऐसा है तो कोई ना कोई नेट फोर्स होगी. मतलब नेट फोर्स हॉरिजॉन्टली तो जीरो है, इसका मतलब कोई ना कोई और फोर्स है जो राइटवर्ड्स है, ताकि इसको कैंसिल आउट कर सके. लेट्स आइडेंटिफाई वो राइटवर्ड फोर्स है कहां. ठीक है, वेट पूरा वर्टिकल, वाई पूरा वर्टिकल, तो इन में तो नहीं है. वो हॉरिजॉन्टल फोर्स कहीं ना कहीं इसमें छुपी हुई है. वो कैसे आएगी? थ्रू द रेजोल्यूशन आ जाएगी. सो इसको एक काम करते हैं, लेट्स रिजॉल्व दिस. इसको हम यू रिजॉल्व करते हैं और इसको हम यू रिजॉल्व करते हैं. ठीक है, लेट्स रिजॉल्व इट लाइक दिस. तो हमें नजर आ गया, हाँ जी बिल्कुल, एक फोर्स ये आ रही ऐसी जो इसको काट रही होगी, जो इसको खत्म कर रही होगी. अच्छा, नाउ अब इसको निकालेंगे कैसे? निकालने का तरीका क्या होगा? इसका निकालने का तरीका इसका ये होगा कि एंगल विद द हॉरिजॉन्टल क्या था? दैट वाज 31 डिग्री. एंगल विद द हॉरिजॉन्टल, तो एंगल विद द हॉरिजॉन्टल इधर भी क्या होगा? दैट विल आल्सो बी 31 डिग्री. ठीक है, इसके अलावा सही हो गया. और चलो, और हमें वर्किंग करनी पड़ेगी. इफ आई कैन ऑल्सो फाइंड आउट दिस एंगल, तो परहैप्स दैट विल हेल्प इन द रेजोल्यूशन. ठीक है, क्योंकि हाँ जी, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दिस एंगल, क्योंकि इससे तो हमें कुछ खास हेल्प नहीं हो रही है अनलेस एंड अनटिल आई मेक इट लाइक दिस. ठीक है, तो वो वैसे भी सबको समझ नहीं आएगा. लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आउट. अच्छा, एक सेकेंड. द प्रॉब्लम इज, मैंने अपने आप को भी बहुत कंफ्यूज कर लिया. वो भी 31 ही होगा. लेट मी जस्ट, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 31 ही होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सही बोल रहे हो, 31 ही होगा. आई डू ऑल्सो रियलाइज दिस. बस मुझे एक दफा दिखाने दो वो कैसे होगा. आई वाज लाइक, पता नहीं क्या सोच रहा था, मैं दिमाग से ही निकल गया. हाँ, आई हैव गॉन कंप्लीटली ब्लैंक. एक मिनट देना. सो दिस इज 31. हाँ जी, सॉरी. हाँ, तो ये पूरा 90 है, राइट, बिटवीन दिस एंड दिस. सो ये पूरा 90 है. 90 में से 31 निकाल दोगे तो ये आ जाता है 59 डिग्री. एंड देन अब ये 90 है, तो इसमें से ये भी दोबारा 31 डिग्री आ जाएगा. ठीक है जी. तो यस, यू गाइस वर करेक्ट. मैं एकदम एक्सप्लेन करते करते पूरा ब्लैंक हो गया. मैंने कहा क्या सोच रहा था मैं. ठीक है, तो 31 डिग्री वो भी आ गया. अब नाउ लेट्स यूज इट टू रिजॉल्व. ये जो 90 होगा, ठीक है जी, 90 का ये 31 क्या होगा? 31 बनेगा फिर ये ऑपोजिट वाला कंपोनेंट, राइट. 90 sin 31 विल बी दिस कंपोनेंट, ये वाला, राइट. यू कैन सी दैट. इधर देखोगे, अगर मैं इसको रिजॉल्व करने जाता हूं, तो एक ये वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अब इस दफा एंगल के ऑपोजिट आ रहा है. ठीक है जी, तो उस हिसाब से ये हो जाएगा. ठीक है, अगर किसी को ये नहीं करना, किसी को इस बात में प्रॉब्लम है, तो ये ना करे, कोई मसले की बात नहीं है. यहीं पे देख ले रेजोल्यूशन. यहां पे अगर देखेगा रेजोल्यूशन, तो यू कैन ऑल्सो सी, यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज ए 90 cos 59. क्योंकि अगर मैं 59 वाला एंगल ले लूं तो उसके एडजेसेंट बन रहा है, तो 90 cos 59 भी ले सकते हो. हाउ एवर यू वांट टू डू इट. मैं जो हूं वो दोनों चीजें लिख रहा हूं नीचे. आई एम राइटिंग 90 sin 31 इक्वल्स टू 90 cos 59.
इक्वल्स टू वट एवर वो वाला कंपोनेंट है जो लेफ्ट की तरफ है, सॉरी राइट की तरफ है, वो उस लेफ्ट की तरफ भी बराबर होगा। तो चेक करो, कंफर्म करो, दोनों चीजें सेम आ रही हैं और एक्स क्या आ रहा है हमारा, वही आ रहा है फ्रॉम बोथ मेथड्स, सो 46 न्यूटन। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो इसकी क्या था, इसका ये था, यू नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दी कंडीशन फॉर एनी प्रिंसिपल। कंडीशन क्या है, फॉर या सॉरी फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम the total momentum remains constant given no external force acts on the system. No external force acts on the system. Actually, ये हमने कर लिया। अब आ जाओ इधर। The propulsion system of a toy car consists of a propeller attached to an electric motor as illustrated in figure 3.1. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक कार है, उसके ऊपर मोटर लगी है, उसके अक्रॉस प्रोपेलर ये चल रहा है। कुछ और कहानी है वो देखते हैं। द कार इज ऑन हॉरिजॉन्टली ग्राउंड एंड इज इनिशियली हेल्ड एट रेस्ट बाय इट्स ब्रेक्स। ठीक है, कोई ब्रेक्स लगे हुए अपनी जगह पे रुकी हुई है। When the motor is switched on, it rotates the propeller so that air is propelled horizontally to the left. The density of air is this much. ठीक है जी, हमें नजर आ रहा है एयर हम लेफ्ट की तरफ प्रोपेल कर रहे हैं। Assume that the air moves with a speed of 1.8 meter per second in a uniform cylinder of radius this much. Also assume that the air to the right of the propeller is stationary. यानी यहाँ पे कोई एयर नहीं है, यहाँ पे कोई एयर हवा नहीं है, कोई चल नहीं रही हवा। यहाँ पे 1.8 मीटर पर सेकंड से ये सिलेंडर की शक्ल में ये हवा ये हम पुश आउट कर। Show that in a time interval of 2 seconds, the mass of air propelled to the left is 0.030 kg. तो 2 सेकंड में दिखाना है हमारा कितना मास हो रहा है। उन्होंने हमें डेंसिटी दी हुई है, ये बताया हुआ है कि अज्यूम करो एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, रेडियस भी दिया हुआ है सिलेंडर का। So I feel like maybe using density and volume I can work out the mass. ठीक है, एक कैच होगा वो हम देख लेते हैं हमें क्या कैच करना होगा। So we know that density equals to mass upon volume. अगर मुझे मास निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। ठीक है जी, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी 1.3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, वो मुझे पता है। अच्छा, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि इट्स सिलेंडर, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई रेडियस भी उन्होंने बताया हुआ है, वो बताया हुआ है 0.045, उसके ऊपर स्क्वायर लगाया। अब हाइट एच ढूंढनी है, उन्होंने हाइट एच नहीं बताई लेकिन उन्होंने बोला है 1.8 मीटर पर सेकंड से हवा चल रही है यूं। ठीक है जी, अच्छा 1.8 मीटर पर सेकंड से हवा अगर यूं चल रही है और ये पूछ रहे हैं 2 सेकंड में बता दो, तो आई बिलीव आई कैन वर्क आउट व्हाट दिस लेंथ और हाइट एच विल बी। आई बिलीव आई कैन वर्क दैट आउट। वो क्यों, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी स्पीड क्या है, मेरी स्पीड है 1.8। मुझे ये भी बोला हुआ है कि आपका टाइम क्या है, तो 1.8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है 3.6। यानी इतने टाइम में हवा जो है वो 3.6 का सिलेंडर बनाया उसने अभी तक। ठीक है जी, सो आई एम गोइंग टू पुट दिस डाउन, हाइट एज 3.6। आर वी गेटिंग मास एज व्हाट दे आर सेइंग 0.030 kg। एच पे रिपीट प्लीज, ओके आई रिपीट। अच्छा, आंसर वही आ रहा है 0.030 kg ही आ रहा है। अच्छा मिसबा देखो, उन्होंने हाइट एज कहीं नहीं बताई थी, राइट। उन्होंने हाइट एज क्या होती है, मीटर्स में होती है, उन्होंने स्पीड बताई थी मीटर पर सेकंड में। ठीक है जी, उन्होंने अगर स्पीड बताई थी, तुम्हें पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अगर तुम्हें डिस्टेंस ढूंढना है तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है जी, तो काइनेमैटिक्स की इक्वेशन ये बन जाती है, डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी ये लिखी, टाइम उन्हें बोला 2 सेकंड, तो मैंने क्या निकाल दिया, मैंने डिस्टेंस निकाल दिया, ये जितना हवा चली होगी। ठीक है, और फिर ये हाइट बन गई उस सिलेंडर की। कैलकुलेट द इंक्रीज इन मोमेंटम ऑफ द मास ऑफ एयर इन B1। इसका इंक्रीज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे, mv माइनस यू, परफेक्ट। सो वी शैल यूज, भाई अगर आपको चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो आप फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर लो। फाइनल मोमेंटम क्या है भाई, ये मास है उसका 0.030। स्पीड क्या थी उसकी 1.8 थी, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहा हूं। ठीक है जी, लेट्स से दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, तो 1.8 पॉजिटिव जाएगा, माइनस 0.030 उसका मास वही था। प्रॉब्लम क्या है, यहां पे जो थी हवा वो स्टेशनरी थी, दैट वाज स्टेशनरी, तो इधर जो है वो स्पीड क्या जाएगी, जीरो जाएगी। सो बेसिकली बस यही आ गया 0.030 इंटू 1.8, हमारे पास आ गया 0.054। ठीक हो गया।
फिर बोल रहे हैं द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस मास ऑफ एयर बाय द प्रोपेलर। तो फोर्स कैसे निकालेंगे जब इतनी इन्होंने कहानी करवा ली है? फोर्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? वो 0.0454 है। टाइम कितना लिया था हमने? हमने लिया था 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 0.027। सो 0.027, परफेक्ट। एक्सप्लेन हाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज टू द मूवमेंट ऑफ द एयर बाय द प्रोपेलर। तो आई बिलीव ये कर लोगे भाई। अगर प्रोपेलर हवा पे इतनी फोर्स लगा रहा है 0.027 न्यूटन, तो हवा क्या करेगी? हवा प्रोपेलर पे वापस 0.027 न्यूटन लगाएगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। सो दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो इफ द प्रोपेलर exerts a force of 0.027 Newton on the air towards the, कैसा है टूवर्ड्स? ये इसने प्रोपेल कर रहा है इसको लेफ्ट की तरफ, तो हवा इस पर राइट लगाएगी टूवर्ड्स द लेफ्ट। सो द एयर will also exert a force of 0.027 Newton on the propeller towards the right. ठीक हो गया। द टोटल मास ऑफ द कार इज 0.20 kg. The brakes of the car are released and the car begins to move with an initial acceleration of this much. Determine the initial frictional force acting on the car. ठीक है जी, निकाल लेते हैं। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें गाड़ी की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी कि यहाँ नेट फोर्स है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन आ रही है। तो वी नो ये हवा जो है प्रोपेलर पे कितनी फोर्स लगा रही है? वी जस्ट वर्क दैट आउट। वो प्रोपेलर पे लगा रही है 0.027। ये लगा रही है क्या चीज? हमारी हवा। और उसके बरक्स क्या होगा? ये गाड़ी आगे चलना चाह रही है लेकिन कोई ना कोई फ्रिक्शन है जो उसको रोक के रखना चाह रही है। तो कोई ना कोई फ्रिक्शन है इधर जो उसको रोक के रखना चाह रही है। तो नेट फोर्स क्या हो गई? नेट फोर्स हो गई, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कह रहा हूं तो फ्रिक्शन माइनस 0.027। ठीक है, इफ आई एम सेइंग द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन इज बोलते। सो नेट फोर्स विल इक्वल्स टू फ्रिक्शन माइनस 0.027। नेट फोर्स को कैसे खोल सकते हैं? नेट फोर्स को खोल सकते हैं यूजिंग मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। अच्छा, अब गाड़ी जो है वो आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है, आगे की तरफ, तो उसकी एक्सेलरेशन बेसिकली नेगेटिव में डालूंगा अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन। बहरहाल कन्वेंशन को ऑपोजिट कर दोगे बीच सवाल में भी तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है। तो अगर कन्वेंशन कोई कहे नहीं यार मैं राइटवर्ड पॉजिटिव ले लूं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी कर सकते हो, इतनी टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। तो बहरहाल लेकिन आई एम जस्ट डूइंग ताकि मेरी सब कुछ कंसिस्टेंट ही रहे। मास वो बोल रहे हैं, इसको पहले खोलते हैं। मास इनटू एक्सेलरेशन विल इक्वल टू फ्रिक्शन माइनस 0.027। अब कर लेते हैं। मास क्या है हमारा? हमारा मास जो है वो 0.20 है। एक्सेलरेशन वो बोल रहे हैं 0.075 आगे की तरफ होगी। हमने राइटवर्ड्स जो बोली है वो नेगेटिव बोली है, तो माइनस 0.075 ये जाएगी। फ्रिक्शन हमें नहीं पता और ये 0.027। सो फ्रिक्शन वर्क्स आउट टू बी 0.012. Sound waves are longitudinal waves. By reference to the direction of propagation of energy, state what is meant by a longitudinal wave. तो आप लोगों ने कल भी बताया था। तो vibration of particles is parallel to direction of propagation of energy. Propagation of energy. ठीक है। जब वो बोले by reference to the propagation of energy, तो then don't write to the direction of travel. to the direction of travel यहाँ पे लिखो, फिर propagation of energy के बारे में ही रखना होगा इसको। ठीक है। अच्छा, a stationary sound wave in air has amplitude a. In an experiment, a detector is used to determine a square. ठीक है। a से a square निकाला। The variation of a square with distance along the wave is shown in figure 4.1. आपको मैंने आज तक ए स्क्वायर का डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर का ग्राफ नहीं पढ़ाया। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम पढ़ाया है, डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट डिस्टेंस पढ़ाया। मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर अगेंस्ट टाइम नहीं पढ़ाया या डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर अगेंस्ट डिस्टेंस नहीं पढ़ाया। बहरहाल एग्जामिनर ने आपको वो उठा के दे दिया। ठीक है। अब ये बच्चे पे है कि वो कितना अच्छा रियलाइज करता है ये कहानी क्या हो रही है मेरे साथ। ठीक है। सबसे पहली तो बात ये समझनी है कि कोई ना कोई स्टेशनरी साउंड है, गुड इनफ। फिर क्या किया है इन्होंने, जो एम्पलीट्यूड्स थे या जो डिस्प्लेसमेंट थी उनको रख के स्क्वायर कर दिया। ठीक है। तो कुछ यहाँ पे जनरल चीजें हमें कुछ डिफरेंट दिखेंगी। फॉर एग्जाम्पल
पूरा का पूरा दिख रहा है वेव पॉजिटिव में बनी है, नेगेटिव में गई नहीं, वेव पूरा वक्त यहाँ पे पॉजिटिव में, डिड नॉट गो टू द नेगेटिव। एक चीज ये, ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि इट्स जीरो एट इट्स मिनिमम पॉइंट्स, जो ऐसा नहीं होता, हमें तो पता है कि मीन लाइन पे जीरो होता है, ठीक है। तो कोई ऐसी कुछ कहानी कुछ हुई है स्क्वायर करने की वजह से, we first of all need to realize वो कहानी क्या हुई है, ठीक है। a lot of the students did not realize a square से कोई कुछ फर्क पड़ेगा। पहली दफा जब मैंने भी पेपर अपने जमाने किया था, मुझे भी रियलाइज नहीं हुआ था, मैंने भी ऐसे ही कर दिया था, एंड देन बाद में रियलाइज होता, ओ ये बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो लेट्स सी दैट ए स्क्वायर। अब नॉर्मली नॉर्मली हमें क्या पता है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर नहीं होती है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ रफ काइंड ऑफ थिंग फॉर दिस ग्राफ, ठीक है जी। अभी भी ए स्क्वायर वाला ही बना रहा हूं, लेकिन कंपैरिजन के लिए इसको यहां रख रहे हैं, ठीक है जी। ये ए स्क्वायर ही बनाऊंगा अभी, दिस इज ए स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है जी। ए स्क्वायर का ग्राफ कैसा है, ए स्क्वायर का ग्राफ ऐसा है, ठीक है जी। वो जीरो में गया ही नहीं है, वो कुछ ऐसा है, इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। थोड़ा और फैला के बना देते हैं, इट्स समथिंग लाइक दिस, वो जीरो में नहीं गया, ठीक है। और नॉर्मली हमें पता है ग्राफ कैसा होता है, नॉर्मली हमें पता है कि इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो लेट्स नाउ स्टार्ट मैपिंग आउट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, ना ए स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको स्क्वायर रूट कर दूं हर पॉइंट पे, तो इसका मतलब है ए आ जाएगा, जो मुझे चाहिए, जो मेरी डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट स्क्वायर रूटिंग दिस। इन्होंने इधर ये बोला है ये आ रहा है 4 आपका, ठीक है जी। उन्होंने बोला है ये आ रहा है आपका 4, और ये इधर ये जो है ये सारे ये जीरो है, ठीक है जी। ये इन्होंने बताया आप, ठीक है। लेट्स स्टार्ट स्क्वायर रूटिंग इट। अच्छा, जब मैं स्क्वायर को रूट करता हूं 4 को, तो मेरे पास आंसर्स दो आते हैं, कौन कौन से, एक आता है 2, एक आता है -2, ठीक है। एक आएगा +2, एक आएगा -2। यानी सबसे पहली बात ये हमें रियलाइज हो गई, यार ये जो ग्राफ पॉजिटिव में जो बना है वो इसलिए बना है बिकॉज जो वेव में प्लस माइनस हुआ करता था, वो प्लस स्क्वायर होकर भी प्लस बन गया, वो माइनस स्क्वायर होकर भी प्लस बन गया। तो अब ये ग्राफ इसलिए पूरा पॉजिटिव में आ गया बिकॉज स्क्वायर करने के बाद हर चीज पॉजिटिव हो जाती है। सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस। तो ये हमने पहले रियलाइज कर लिया। अच्छा, बहरहाल लेट्स ट्राई टू मेक आउट अ ग्राफ। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूं, मैं सपोज कर रहा हूं कि पहली दफा स्क्वायर रूट करने पे लेट्स से 2 आया, -2 को अभी फिलहाल छोड़ देता है, लेट्स से 2 आया, ठीक है। थोड़ा थोड़ी देर रुकते हैं, थोड़ी देर हम इसको 2 से लेके करते हैं। अच्छा, इफ आई एम सीइंग 2 आया, तो 2 तो आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जीरो वाला पॉइंट है, जीरो को स्क्वायर रूट करते हैं, जीरो मैजिकल पॉइंट है, जीरो को स्क्वायर रूट करने के बाद जीरो जीरो ही आता है, जीरो चेंज नहीं करता। तो ये वाला पॉइंट तो वैसे का वैसा ही आ रहा है, ठीक है। ये वाला, इस लाइन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं क्योंकि मुझे बॉदर कर रही है, उसको कट नहीं कर रही है, तो इसको हमने हल्का सा ऊपर कर लिया, ठीक है। ये यहाँ आ गया ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब अभी तक वेव कैसी बन गई, ये यू बन गई स्क्वायर रूट करने के बाद, ये ऐसी बन गई है, सही। आई होप यू रियलाइज दिस, ये ऐसी बन चुकी है। ये सारे पॉजिटिव है, इनको स्क्वायर रूट करोगे करोगे कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू ही बनेगी, इवेंचुअली जीरो को स्क्वायर रूट करोगे तो जीरो बन जाएगा। तो ये ऐसे कुछ बन रहा है हमारे पास ग्राफ, ठीक है। अच्छा, अब अब जब मैं इधर से स्क्वायर रूट करना शुरू करूंगा वापस से, तो देखो वेव ऐसे तो नहीं बन सकती। डिस्प्लेसमेंट वाला जो ग्राफ था वो ऐसे तो नहीं था ना, इट वाज नॉट लाइक दिस, वो तो हमेशा पे डेफिनेटली नेगेटिव में जाएगा। उसका मतलब क्या है, अगर मैं ये पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूं, तो ये वो पॉजिटिव साइकिल का हिस्सा था, अब उसके बाद ये वेव नेगेटिव में जाएगी, राइट। जाहिर बात है, अगर इनको जब स्क्वायर रूट करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं आंसर। अब मैं कौन से लूंगा, अब मैं नेगेटिव वाले लूंगा, और ये इस तरीके से हमारी वेव कहां तक जा रही है, इट इज गोइंग टिल अ -2। एंड देन सिमिलरली ये फिर आगे इधर जीरो पे आ रही थी, तो ये वापस से जीरो पे पहुंचती है, और फिर ये इस तरीके से ये पूरी एक वेव बनी है हमारे पास। This is how you have created the amplitude square का ग्राफ from the just the displacement वाला ग्राफ। हर पॉइंट को स्क्वायर करोगे तो वेव पूरी पूरी पॉजिटिव बन जाती है, ठीक है। तो दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि इस क्वेश्चन में इन्होंने आपके साथ ये किया है, ठीक है जी। तो अभी तक कहानी आई होप हमें फिर क्लियर हो गई हो कि समथिंग लाइक दिस हैज हैपेंड, ठीक है। अच्छा, स्टेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द वाइब्रेशंस ऑफ एन एयर पार्टिकल at x equals to 25 and the vibrations of an air particle x equals to 50। मसला क्या है, ये वाला ग्राफ गलत है क्योंकि ये तो सब कुछ पॉजिटिव में दिखा रहा है। हमें क्या देखना, हमें तो असल ग्राफ में देखना होगा। तो लेट्स सी। अच्छा, 25 जो है वो यहां आ रहा है जीरो पे पहुंचने के थोड़ी देर बाद। 25 मेरे हिसाब से यहां कहीं है, ऑन माई ड्रॉन डायग्राम 25 यहां आ रहा है, तो ये 25 आ रहा है, ठीक है जी। और फिर क्या बोल रहे हैं, 50 बोल रहे हैं। 50 कहाँ है, 50 है आखिरी वाले की पीक है, यानी ये जो पीक है ये है 50,
ये है हमारा 50। ठीक है, तो नजर आ रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। अब वैसे अगर कोई बच्चा करता तो वो कहता है यार ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है ये एक ही लूप में आ रहे हैं, तो यानी एक ही ऊपर वाले लूप में आ रहे हैं, तो यानी क्या हो गया, ये दोनों 0 डिग्री बिकॉज दिस इज स्टेशनरी वेव, तो वो गलत हो जाता है। हमें काफी क्लियरली नजर आ रहा है ये जो है वो नीचे वाले लूप में है, ये जो है वो ऊपर वाले लूप में है। ठीक है, सो द फेज डिफरेंस बिटवीन देम विल बी 180 डिग्री, राइट। फिर बोलते हैं द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव। तो कैसे निकलेगी, स्पीड दी हुई है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से निकाल लेते हैं। ठीक है, लैम्डा की कहानी। अब अक्सर बच्चे क्या करेंगे, लैम्डा रीड ऑफ कर लेंगे, लैम्डा है ये 25, वो ये रीड ऑफ कर लेंगे, कहेंगे यार ये मीन लाइन है। ठीक है, ये आ गया हमारा 25, ये रहा, ये नहीं है। हमें क्या पता है, ये तो स्क्वायर वेव ग्राफ। अब इसको असल में देखना पड़ेगा, असल में ये वेव जो है कंप्लीट हुई है 50 पे जाके, 25 पे तो नेगेटिव में थी अपने, ये कंप्लीट कहां हुई है, ये कंप्लीट हुई है जाके 50 में, तो द एक्चुअल लैम्डा इज एक्चुअली एट 50 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, v जो है वो 330 है, f हमें निकालना है 50 इंटू 10⁻²। what is the frequency working out to be? सर हाउ इज द एक्चुअल वेव एंडिंग एट 50? मतलब इफ ये यहां से स्टार्ट हुई थी, कंप्लीट कहां तक हुई, 50 में हुई ना, राइट। यहां से स्टार्ट हुई, वापस उस पॉइंट पे पहुंचने में ये 50 सेंटीमीटर तक गई है। इस कंप्लीट वेव इज लाइक दिस, या तो यूं बनाता, सॉरी या तो यूं कहता, या फिर अगर मैं मैक्सिमम से शुरू करूं तो मुझे वापस मैक्सिमम पे आना पड़ेगा फॉर इट टू कॉल अ कंप्लीट वेव, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम। I believe it's working out to be a 660 hertz। ठीक है जी, 660 hertz आ रहा है हमारे पास ये आंसर। So this is 660 hertz, 660 hertz। और बस ये आखिरी सवाल था जो बच्चों ने सही किया, वरना किसी का भी ये सही नहीं होता इस पार्ट में से। अच्छा, डिटरमिन द रेशियो एम्पलीट्यूड a of the wave at x equals to 20 upon amplitude of a of wave at x equals to 25। तो 20 पे हमारा एम्पलीट्यूड क्या था, ठीक है। अब आई एम नॉट रेफरिंग टू दिस ग्राफ, मैं इसी में रीड ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि इसमें मुझे एम्पलीट्यूड स्क्वायर दिया हुआ है, मैं इसको स्क्वायर रूट कर लूंगा, आंसर आ जाएंगे एम्पलीट्यूड्स के। ठीक है, तो 20 पे एम्पलीट्यूड क्या है, amplitude at 20 is what is this 2.2 2.4 2.6, और एम्पलीट्यूड ऑफ कौन सा बोला है, क्या बोला है, 25 बोला है। 25 जो है वो ये आ रहा है, ये आ गया यहाँ पे, तो 4 है, तो 2.6 और 4 2। अच्छा ये क्या है, ये एम्पलीट्यूड एट 20 स्क्वायर है, राइट। हम जो वैल्यू रीड ऑफ कर सकते हैं वो स्क्वायर वैल्यू रीड ऑफ कर सकते हैं, अपॉन एम्पलीट्यूड ऑफ 25, वो भी हम सिर्फ स्क्वायर वैल्यू ही रीड ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इवेंचुअली स्क्वायर रूट करना पड़ेगा टू गेट द एक्चुअल रेशियो। तो एम्पलीट्यूड जो 20 पे है वो क्या था, वो था 2.6, एम्पलीट्यूड 25 पे था वो था 4.0, इन दोनों को स्क्वायर रूट करना पड़ेगा टू गेट आवर फाइनल। ठीक है, सो स्क्वायर रूट 2.6 अपॉन 4, we are getting a 0.806 correct to, let's give this correct to 2 significant, तो ये हो जाएगा 0.81। आ जाओ अब इधर, ये भी अच्छा सवाल है, इसका आखिरी पार्ट अच्छा है। रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ is incident normally on a diffraction rating having a line spacing of this much as shown in figure 5.1। ये रेड लाइट है, डायफ्रैक्शन रेटिंग है, इसके अंदर 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, और ये थीटा दिया हुआ है 0 ऑर्डर से लेके सेकंड ऑर्डर तक। The second order diffraction maximum of the light is at an angle of theta to the direction of the incident light, show that the angle theta is 49 degree। वेवलेंथ दी हुई है, हमें लाइन स्पेसिंग भी दी हुई है, हमें थीटा ढूंढने को बोल रहे हैं, और हमें ये भी पता है ये n equal to 2 होगा। Which formula should I use? d sin theta equals to n lambda, so we shall be using d sin theta equals to n lambda। अच्छा, now अच्छा what have they given us? दे हैव गिवन अस कि लाइन की स्पेसिंग जो है वो 1.7 into 10⁻⁻⁶ है, तो इन्होंने बोला है कि लाइंस के बीच में स्पेस यही है। ठीक है, तो कोई मसले की बात नहीं, इसको कन्वर्टिंग करेगा तुम्हें, तो दिस इज 1.7 into 10⁻⁻⁶। अच्छा साइन थीटा क्या है, साइन 49 हो गया, ये एन जो था वो 2 था, व्हाट सॉरी साइन 49 नहीं, हमें ये तो निकालना है, साइन थीटा 2 हो गया ये, और लैम्डा क्या था, वो 640 into 10⁻⁹। Alhamdulillah। So are we getting theta equals to 49? So sine inverse of 2 into 640 into 10⁻⁻9 upon 1.7 into 10⁻⁻6।
Let's see. Yes, we are getting 48.85, which is approximately 49 degrees. अच्छा, फिर ये बोलते हैं determine a different wavelength of visible light. Determine a different wavelength of visible light that will also produce a diffraction maximum at an angle of 49 degrees. तो क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को समझो. बोल रहे हैं कोई भी विजिबल लाइट की कोई और लैम्डा निकाल दो, कोई भी विजिबल लाइट में से कोई और लैम्डा निकाल दो जो 49 डिग्रीज पे भी देगा, जो दूसरा कोई भी निकाल दो जो 49 डिग्रीज पे देगा. सो अब देखो समझने की बात, क्या समझने की बात है, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा. ठीक है, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा. सही है. अच्छा, व्हेन आई एम पुटिंग अ 2 ओवर हियर, ठीक है, साइन 49 रखता हूं और डेफिनेट डी जो है वो रखता हूं जो उन्होंने दी हुई है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो 640 वाला आंसर आता है जो उन्होंने बताया है ऑलरेडी. ठीक है. अब विच टू केसेस कैन आई सॉल्व, या तो मैं 2 से कम चले जाऊं, मैं देखूं फर्स्ट ऑर्डर कौन सी बना रही है, लेट्स सी दैट. एंड मे बी लेट्स आल्सो गो 1 अप, उसको भी देख लेते हैं. 3 वाली जो है, जो n इक्वल टू 3 वाली है, हो सकता है वो हो. तो लेट्स सी बोथ ऑफ देम, n इक्वल टू 1 या n इक्वल टू 3, कौन सी बना रही है इसमें से जो 49 डिग्री में बना रही है. ठीक है, लेट्स सी दैट. अच्छा, सो डी, लेट्स जस्ट पुट दिस इन, एक साथ ही कर देते हैं. सो डी क्या था, 1.7 1.7 इंटू 10 पावर माइनस 6 साइन 49 इक्वल्स टू, अच्छा n क्या डालना है, फर्स्ट टेस्टिंग आउट 1, लैम्डा निकाल रहे हैं हम उसका. ठीक है, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दिस लैम्डा विल बी. और साथ ही साथ में एक और चीज भी करना चाह रहे हैं हम, वो कौन सा करना चाह रहे हैं हम, 3 का भी निकालना चाह रहे हैं. तो साइन 49 equals to 3 lambda. अच्छा, what is the lambda working out to be over here and what is the lambda working out to be over here? यही आ रहे हैं आंसर्स which I am writing down. I am getting 4.27 into 10 to the power minus 7. अब मसले की क्या बात आई है, we have gotten 2 answers and now we need to see. अब देखो, ये वेव प्रोड्यूस करेगी डायफ्रैक्शन मैक्सिमम, ये भी वेव प्रोड्यूस करेगी. मसला क्या है, वी नीड टू नाउ चेक कौन सी विजिबल लाइट में. तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम याद रखना. अच्छा ना, अगर वो याद हो तो याद होगा मैंने क्या सिखाया, मैंने सिखाया रेड का, आई बिलीव मैंने 700 सिखाया या 680 सिखाया. ठीक है, जितना मुझे याद है, आई बिलीव आई हैव टॉट यू 700 नैनोमीटर के अराउंड कुछ भी. ठीक है. अच्छा, ग्रीन का मैंने क्या बताया है, ग्रीन का मैंने बताया है 550 नैनोमीटर. और ब्लू का क्या बताया, ब्लू का किसी को याद है, नहीं याद. अच्छा, ब्लू का मैंने बताया है 450 या 400. ठीक है, सो आई एम टेकिंग 400 फॉर नाउ. वी नीड टू सी इनमें से कौन सी इसमें पड़ रही है. राइट, ऑब्वियसली विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम रेड पे शुरू होता है, ब्लू पे खत्म होता है. दिस इज द एक्सट्रीम्स ऑफ इट. तो वी नीड टू सी कौन सी इसमें आ रही है. अच्छा, अगर हम देखना चाह रहे हैं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1280 इंटू 10 पावर माइनस 9, यानी ये 1280 नैनोमीटर बन गया. और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 427 इंटू 10 पावर माइनस 9, तो यानी ये बन जाएगा 427 नैनोमीटर. अब इन दोनों में से विच इज मोर लाइकली टू बी विजिबल लाइट, 1280 या 427? डेफिनेटली 427. सो वी शैल बी चूजिंग दैट आंसर, 4.27 इंटू 10 पावर माइनस 7. राइट, तो 1280 क्या है, 1280 700 से ज्यादा बड़ा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये रेड नहीं है, ये इंफ्रारेड बन चुकी है. ये वाली 427 दैट्स वेरी क्लोज टू ब्लू लाइट, ब्लू लाइट होगी मोस्ट ऑल, ब्लू के अंदर ही आ रहा है. वैसे तो 450 अगर याद करिए तो ब्लू के ज्यादा करीब ही है. 1280 इज वेरी फार फ्रॉम 700, इट्स वेरी वेरी फार. तो 427 फिर भी आप लोग सही तुक्का ही लगाते. डिफाइन द वोल्ट. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद समझाना है. द वोल्ट, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने बोला है द वोल्ट बताओ. उन्होंने ये नहीं बोला डिफाइन वोल्टेज या डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस या डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उन्होंने बोला डिफाइन द वोल्ट. देन व्हाट डू यू नीड टू डिफाइन, यू नीड टू, सबसे पहले तो ये समझना है कि ये पूछ रहे हैं आपसे यूनिट, यूनिट को डिफाइन. ठीक है, जब यूनिट को डिफाइन करने को आ जाता है तो देन यू यूज द डिफाइनिंग फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी. वोल्टेज का याद करो, मैंने क्या सिखाया है, जो उसका डेफिनेशनल फॉर्मूला है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज. ठीक है, अब आप ये नहीं लिखोगे इट्स द रेशियो ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन कन्वर्टिंग एनर्जी फ्रॉम वन फ्रॉम ब्ला ब्ला, वो नहीं लिखना. यू नीड टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स. सो बेसिकली इट विल बी जूल अपॉन कूलम. इट्स जूल पर कूलम.
तो जब यूनिट के टर्म में डेफिनेशन पूछ लें तो जो डिफाइनिंग फॉर्मूला है उस क्वांटिटी का, आप उसके जो क्वांटिटीज हैं उसके यूनिट्स उठा के जैसे हैं वो उस तरह से करके रखो। वर्क डन अपॉन चार्ज, सो इट्स जूल पर कूलम। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब ये अक्सर बेशतर इसी में पूछते हैं, इन ये वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला, डिफाइन द ओम। द ओम क्या हो जाएगा? वोल्ट अपॉन एम्पेयर। डिफाइन द करंट, या सॉरी डिफाइन द एम्पेयर, तो एम्पेयर क्या हो जाएगा? एम्पेयर हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। इट्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, तो कूलम पर सेकेंड। इसी तरह से अगर वो बोले डिफाइन द न्यूटन, तो न्यूटन क्या हो जाएगा? न्यूटन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, तो मोमेंटम का केजी मीटर पर सेकेंड हमेशा से लिखेंगे वो आंसर। ठीक है जी, तो वो उस तरह से देखना होगा आपको। अच्छा जी, इधर आ जाओ। A battery of electromotive force EMF 7 volts and negligible internal resistance is connected in series with three components as shown in figure 6.1. ये 7 वोल्ट की बैटरी 5.2 ओम का, 6.0 ओम्स का और 1.4 वोल्ट्स इसके अक्रॉस है रेजिस्टर Z के अक्रॉस। Resistor X has a resistance of 5.2. Resistance of the filament wire of the lamp is 6.0. The potential difference across resistor Z is 1.4. Calculate the current in the circuit. How do I work out the current in the circuit in this case? 7 में से अगर 1.4 वोल्ट्स इधर है तो इसका मतलब क्या होगा? बाकी के जो वोल्टेज हैं, बाकी के जो वोल्ट्स हैं वो इधर होंगे इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस, क्योंकि 7 में से 1.4 अगर वो खा रहा है तो बाकी के लाजमी ये दोनों खा रहे होंगे। तो 7 minus 1.4, basically both of them combined are eating 5.6 volts, and since they are in series we can add up their resistances. So V equals to IR. V क्या है? V है 5.6, करंट हमको नहीं पता, 5.2 प्लस 6, सो करंट क्या आ रहा है? टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट, टू सिग्निफिकेंट जबरदस्ती करेंगे आंसर। टू सिग्निफिकेंट कैसे लिखूं इसको मैं? 0.5, ठीक है, सो टू सिग्निफिकेंट 0.50, perfect. So we shall be writing this down to 0.50. Determine the resistance of resistor Z. resistor Z की रेजिस्टेंस निकालनी है। वोल्टेज पर चल गया, करंट आपको सीरीज में, तो करंट भी सेम होगा उसमें से। सो V इक्वल्स टू IR अगेन। उसका वोल्टेज क्या है? उसका वोल्टेज दिया हुआ 1.4, करंट हमें पता चल गया 0.50, आर हमें निकालना है, आई बिलीव आर आ रहा है 2.8, सो 2.8। आज उसके बाद कैलकुलेट द परसेंटेज एफिशिएंसी विद विच द बैटरी सप्लाइज पावर टू द लैम्प। अच्छा, तो लैम्प को कैसे पावर प्रोवाइड हो रही है उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है। अच्छा, एफिशिएंसी क्या थी? एफिशिएंसी थी यूजफुल आउटपुट पावर। ठीक है जी, तो यूजफुल, हम पावर वाली पर्सपेक्टिव ले लेते हैं। यूजफुल आउटपुट पावर अपॉन टोटल पावर इनपुट। इनटू 100। अच्छा, यूजफुल आउटपुट पावर, इस केस में हमारा यूजफुल आउटपुट क्या है? वो है जो लैंप को दिया जा रहा है। कैलकुलेट द परसेंट एफिशिएंसी विद व्हिच द बैटरी सप्लाइज पावर टू द लैंप। तो जो लैंप को दिया जा रहा है वो यूजफुल पावर है। ठीक है जी, तो लैंप की निकाल लेते हैं। यूजफुल पावर कैसे आएगी? लैंप की रेजिस्टेंस पता है, लैंप के अंदर से हमें करंट पता है, तो लेट्स यूज आई स्क्वायर आर फॉर द लैंप। ठीक है, तो आई विल बी यूजिंग आई स्क्वायर आर फॉर द लैंप। बैटरी के लिए हमेशा आईवी इस्तेमाल होता है, वोल्टेज होता है बैटरी का और करंट होता है, इन रेजिस्टेंस की नहीं होती बैटरी की, तो दैट शैल बी IV into 100. Let's work this out. I square R. So I square is 0.50 square. रेजिस्टेंस क्या थी लैम्प की? वो थी 6 ohms। बैटरी के अंदर भी 0.50 जा रहे हैं करंट, और उसकी खुद की वोल्टेज जो थी वो क्या थी? वो थी 7 volts, and then into 100. So what is the percentage efficiency working out to? 42.85 लिखेंगे किस तरह इसको फाइनल आंसर? अच्छा, now on to here. The filament lamp of the filament wire of the lamp is made of metal of resistivity this much at its operating temperature in the circuit. Determine for the filament wire the value of alpha, where alpha equals to cross sectional area upon length. Cross sectional area upon length, resistivity. कौन सा formula? Anyway you can work out this alpha. R equals to rho L upon A. Very good. So rho L upon A. अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि भाई देखो, अगर आप ये कर देते हो कि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन लेंथ कर देते हो, ठीक है, तो वो अल्फा के बराबर है। और क्रॉस सेक्शन एरिया अपॉन लेंथ किसके बराबर हो जाएगा? एरिया ऊपर लेंथ नीचे, तो यानी रेजिस्टिविटी डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करना। तो रेजिस्टिविटी क्या थी? रेजिस्टिविटी थी 3.7 × 10⁻⁷। रेजिस्टेंस क्या थी? रेजिस्टेंस थी
किसकी थी? फिलामेंट लैम्प की थी ना? किसकी थी ये? फिलामेंट लैम्प की। फिलामेंट लैम्प की हमें 6 ohms लेनी है रेजिस्टेंस। सो डिवाइडेड बाय 6, व्हाट इज द आंसर दैट वी आर गेटिंग? मेरे पास आ रहा है 6.166167 into 10 power minus 8। ठीक है जी, सो वील राउंड दिस ऑफ टू टू सिग्निफिकेंट, 6.2 into 10 पावर माइनस 8। अच्छा, ये अच्छा सवाल है, ये मैं एंड में आके कराता हूँ, पहले रिएक्टिविटी का जल्दी से कर लेते हैं। In the following list, underline all particles that are leptons: antineutrino, positron, proton, quark। इनमें से कौन कौन से leptons हैं? तो एंटी न्यूट्रिनो, क्योंकि न्यूट्रिनो अगर लेप्टॉन है तो उसका एंटी भी लेप्टॉन होगा। ठीक है जी, तो अंडरलाइन एक ये करना है। और दूसरा क्या, इलेक्ट्रॉन लेप्टॉन होता है तो उसका एंटी भी लेप्टॉन ही होगा, पॉजिट्रॉन भी लेप्टॉन। प्रोटॉन इज अ बेरियन। ठीक है जी, प्रोटॉन इज अ बेरियन, और स्पेसिफिकली बेरियन के अंदर हाइड्रॉन है ये। ठीक है जी, हाइड्रॉन है ये। और क्वार्क जो है वो तो और भी फंडामेंटल पार्टिकल है, वो हेड्रॉन्स को बनाता है। ठीक है जी, तो मीजॉन्स और बेरियंस जो है, प्रोटॉन जो वो हेड्रॉन होता है, हेड्रॉन में एक स्पेसिफिकली बेरियन। ठीक है जी, क्वार्क्स जो है वो मीजॉन्स और बेरियंस को बनाते हैं, जो इवेंचुअली आपके पूरी हेड्रॉन की क्लास है। तो प्रोटॉन और क्वार्क्स आर, एंड क्वार्क्स आर नॉट leptons। अच्छा, a stationary nucleus of this decays by emitting a beta minus particle and gamma radiation. An incomplete equation is to represent this decay is, ये मैग्नीशियम एक्स बीटा माइनस और गामा। ठीक है, ये रहा हमारा। स्टेट द न्यूक्लियन नंबर एंड द प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक्स। तो न्यूक्लियस एक्स का न्यूक्लियन नंबर और प्रोटॉन नंबर क्या होगा? न्यूक्लियन सेम, वेरी गुड। तो 27 का 27 ऐसे ही आएगा आगे, बिल्कुल सही है। और प्रोटॉन बीटा माइनस में क्या होता है प्रोटॉन्स के साथ? नॉट 11, दे विल इंक्रीज बाय 1, बीटा माइनस है। ठीक है, तो 13 हो जाएंगे। यस। अच्छा, स्टेट द नेम ऑफ द इंटरेक्शन दैट गिव्स राइज टू दिस डिके। तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन गिव राइज टू दिस डिके? कौन सी चीज थी जो ये करवाती थी? देयर वाज अ बोसॉन जो करवाता था ये रिएक्शन। याद है वो बोसॉन क्या था? इट वाज दी डब्ल्यू बोसॉन। तो उसका रिएक्शन क्या कहलाएगा? उसका रिएक्शन था वीक न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है जी। अच्छा जी, लास्ट सवाल। लास्ट सवाल क्या बोल रहे हैं? लास्ट सवाल ये बोल रहे हैं, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन भी लिख दो, कोई मसले की बात नहीं है, ऊपर इंटरेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। स्टेट टू पॉसिबल रीजंस व्हाई द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा माइनस एंड द एनर्जी ऑफ द गामा रेडिएशन इज लेस देन द टोटल एनर्जी रिलीज इन द डिके। अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि जो बीटा माइनस पार्टिकल को और जो हमने गामा रेडिएशन को काइनेटिक एनर्जी दी है, ठीक है जी, वो कम क्यों है देन द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन? तो ऐसा क्या है और कहां कहां एनर्जी लगी होगी कि सारी की सारी एनर्जीज बीटा माइनस और इस गामा रेडिएशन को नहीं मिली, और कहीं भी गई है ये एनर्जी? सो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। वेरी गुड मिसबा। असली में ये जो बीटा माइनस है, इसमें बीटा माइनस पार्टिकल भी बनाया जाता है और साथ में उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो भी बनाया जाता है। सो दी बीटा माइनस एंड एंटी न्यूट्रिनो particles were created by energy, were created by energy। और कहीं जा सकती है एनर्जी, और कोई जगह जहां एनर्जी गई होगी? डोंट यू गो गाइस एग्री कि एक्स के पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी, इट इज अ न्यूक्लियस, उसके पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, राइट? तो कुछ ना कुछ वो भी लेके गया होगा, तो इसकी वजह से इट इज नॉट इक्वल टू दैट। सो एक्स मस्ट also have kinetic energy। अच्छा, नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन जल्दी से, इससे पहले इंटरव्यू की क्लास स्टार्ट हो जाए। The current I in a metal wire is given by the expression I equals to A N V E. State what is meant by the symbols A and N। A का क्या मतलब था, N का क्या मतलब था? याद है? A is area। Okay जी, so we shall write this more appropriately as cross sectional area। ठीक है जी, क्योंकि एरिया बहुत किस्म के होते हैं। Make sure you clarify this, this is the cross sectional area। N क्या था? N was the number density of electrons, number of electrons per unit volume, number density या फिर number of electrons per unit volume, per unit volume। अच्छा, अब आ जाओ उधर। The diameter of a wire XY varies linearly with distance along the wire is shown in 7.1।
तो इधर डायमीटर डी है, इधर डायमीटर डी अपॉन 2 है, ठीक है जी। करंट आए जाता है इधर, इधर से भी करंट आए आ रहा है बाहर, ऑब्वियसली सब कुछ सीरीज में है, तो करंट वैसे भी सारा का सारा एक ही जा रहा होगा पूरे उसमें। सो करंट आए तो सेम। ड्रिफ्ट स्पीड इधर vx थी। There is a current I in the wire. At end x of the wire, the diameter is d, and the average drift speed of the free electron is dx. At end y of the wire, the diameter is d upon 2. On figure 7.2, sketch a graph to show the variation of the average drift speed with position along wire between x and y. Very important सवाल। उन्होंने बोला है भाई x पे आपके पास जो है वो vx है, ठीक है जी। x ये रहा, उस पे डायमीटर d था, बोल रहे हैं vy पे जब पहुंचोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो वी नीड टू डू दिस, v increases, very good, but we need to be able to draw the correct and appropriate graph, so let's start looking into that। अच्छा, उसके लिए मुझे ये तो पता है ये जीरो पे ये vx था। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स द वेलोसिटी एट d अपॉन 2, वो देखने की कोशिश करते हैं। वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे कि I इक्वल्स टू एन ए वी ई, ठीक है जी। और दूसरी चीज अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आई एन ए ई, ठीक है, क्योंकि मुझे वेलोसिटी निकालनी है कि वो क्या है। अच्छा, मजे की बात, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ठीक है जी। उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, एरिया से और कहानी अलग कर लेते हैं, हमें डायमीटर की टर्म्स दिया हुआ तो डायमीटर खोल लेते हैं एरिया को। सो लेट्स मेक दिस वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, मजे की बात क्या है, ये पाई और 4 भी कॉन्स्टेंट्स हैं, सो लेट्स गेट रिड ऑफ देम एज वेल। तो फाइनल चीज क्या आ गई हमारे पास, फाइनल चीज आ गई, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है जी। सो अब हमें ये ग्राफ बनाना है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग आउट व्हाट द ग्राफ विल बी। आपको पता है, मैंने आपको सिखाया है, मैंने आपको वेव्स वाले चैप्टर में सिखाया है, मैंने आपको बहुत सारे चैप्टर में सिखाया है करना। हम क्या करेंगे, वी विल से ओके v इक्वल्स टू k अपॉन डी स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनल साइन आया तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आई कैन से कि v1 d1 स्क्वायर जो है, क्योंकि वो k के बराबर है, तो आई कैन गेट सम v2 d2 स्क्वायर, वो भी k के बराबर ही आएगा। तो इस केस में आई कैन गेट रिड ऑफ दिस k एंड देन इक्वेट बोथ ऑफ देम लाइक दिस। सो आई बिलीव हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। व्हाट डू आई नो, v1 और d1, v1 इज vx, d1 इज d। तो v1 इज vx, d1 इज d स्क्वायर। v2 मैं ढूंढना चाह रहा हूं, लेट्स से दैट्स vy, जो हमें निकालना है इधर vy। और जो ये d2 है वो d अपॉन 2 है, डायमीटर डिवाइड बाय 2 है होल स्क्वायर। सो वी सी vx d स्क्वायर विल इक्वल्स टू vy, एंड देन ये बन गया d स्क्वायर अपॉन 4, एंड देन फाइनली डी स्क्वायर कैंसिल, हमें नजर आ रहा है vy क्या हो गया, वो हो गया 4vx, ठीक है। 4vx हो गया, यानी y पे व्हाट आई एम गेटिंग y पे 4vx। अच्छा, अब ग्राफ ऐसा है कि ग्राफ जो है वो ऐसा है, कि ग्राफ जो है वो ऐसा है। इसके लिए दो चीजें हैं, एक तो क्योंकि ये रेसिप्रोकल वाला कर्व है, ठीक है जी, दिस इज द ग्राफ ऑफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x स्क्वायर वाला ग्राफ, तो इट्स मोस्ट प्रोबब्ली गोइंग टू फॉलो अ शेप लाइक दिस, ठीक है जी। लेकिन थोड़ी और कंफर्मेशन कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। लेट्स ट्राई टू वर्क आउट, यहाँ पे बीच में एक पॉइंट, यहाँ पे बीच में क्या ड्रिफ्ट स्पीड आ रही, लेट्स ट्राई टू वर्क आउट दैट। d और d अपॉन 2 के बीच में क्या आएगा, अगर मेरा 1 है और 1 अपॉन 2 है, इन दोनों की मैं एवरेज ले लूं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मेरा 0.75 डी आएगा। अगर यहाँ पे पूरा डी है, वहां पे आधा डी है, तो यहाँ पे डी और आधे डी के बीच में 0.75 डी आएगा। लेट्स ट्राई टू वर्क आउट कि इस पे क्या ड्रिफ्ट स्पीड आ रही है। लेट्स डू दैट। सो वंस अगेन vx d स्क्वायर v1 d1 स्क्वायर विल इक्वल्स टू द v, लेट्स से z जो मैं निकालना चाह रहा हूं, और वो कहां निकालना चाह रहा हूं, निकाल चाह रहा हूं 0.75 d पे होल स्क्वायर। तो vx d स्क्वायर विल इक्वल्स टू vz इंटू 0.75 स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर। वंस अगेन डी स्क्वायर उड़ा देते हैं, एंड व्हाट डू वी सी के vz जो है वो हो गया 0.75 स्क्वायर को उधर डिवाइड कर देते हैं, तो 1 अपॉन 0.75 स्क्वायर, दैट गिव्स अस एन आंसर ऑफ तकरीबन 1.8 vx, यानी बिल्कुल आधे में, यानी यहां पे वी आर एक्सपेक्टिंग 1.8 vx। तो लेट्स सी 1.8 vx कहां पे आ गया, 1.8 vx आई बिलीव यहां पे आ जाएगा, इट्स समवेयर ओवर हियर। तो यस, अब इसमें से हम क्या करेंगे, एक स्मूथ सा कर्व बना देंगे। स्मूथ सा कर्व, इट्स गोइंग टू बी समथिंग like this,
कर्व बन ही ना जाए मुझसे। एक सेकेंड, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस। कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है, हॉरिबल कर्व बिकॉज पीडीएफ, बट आई होप समझ में आ रहा हो और क्लियर भी हो गया हो कि इसका हमने कैसे किया। ठीक है जी। सो दिस वाज योर होल विंटर 18